आज हम लोग क्लियर करेंगे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, जो कि हर एक टेक्नीशियन उससे परेशान है। हर एक टेक्नीशियन उससे परेशान है और वो प्रॉब्लम्स में है और उस प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर पा रहा है और वो सोच रहा है कि अब काम को भी छोड़ दें, यार इतने प्रॉब्लम मिलता है, इतनी टेंशन मिलती है। जाते हैं गैस चार्ज करते हैं, सिस्टम चोक हो जाता है। तो हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चोकिंग के प्रॉब्लम के बारे में और इस चोकिंग की प्रॉब्लम को 100% क्लियर करेंगे एक बेहतरीन तरीके से। और फिर एक बार में ही आप गैस चार्ज करेंगे, वो 100% चार्ज होगी और उसमें आपका हम आधे से 1 घंटा टाइम भी बचत करेंगे। जो कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे में गैस चार्ज करते थे, अब आप आधे घंटे में गैस चार्ज करेंगे। वो कैसे, तो आप चलिए समझिए। आपको सबसे पहले समझना होगा, बस गलती यही होती है कि टेक्नीशियन समझते नहीं है और वैसे भी यूट्यूब पे कोई ऐसा बता भी नहीं रहा वो सिस्टम जो कि मेन पॉइंट है। सब लोग वही बोलते हैं यार फ्लैक्स मारो, सब लोग वही बोलते हैं CTC डालो, सब लोग वही बोलते हैं कि इसमें जो कैप्सूल है, जो एंटी चोक है, एंटी मोस्ट, उसको डालो। बट ये सारी चीज़ें गलत है, एकदम सही नहीं है। सही भी है बट कुछ रूल उसके हैं तब सही है, वरना फिर ये गलत है। इन सारी चीज़ों में से किसी का भी हम यूज नहीं करेंगे और बेहतरीन तरीके से कूलिंग लेके आएंगे, क्योंकि हमें परफेक्टली वर्क करना है। क्योंकि हमें जो कंपनी जिस चीज़ के लिए कहती है इस तरीके से काम करो, वैसे काम करना है, ऐसे कोई जुगाड़ वगैरह से काम नहीं करना है। तो चलिए आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो वही एक चीज़ बिना उसके ये सिस्टम चोक ही चोक रहता है। अगर उस चीज़ का यूज आप नहीं करते हैं तो फिर सिस्टम आपको चोक होना ही होना है। तो सबसे पहले समझते हैं चोक क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले जानिए चोक के बारे में। सारी डाउट को कुछ वीडियो में 4-5 वीडियो इसके लिए हम बनाएंगे क्वालिटी वाली, मतलब कि सिर्फ आप चोकिंग से 100% बच सकते हैं यूज करके। आप क्लियरली 100% उस चोकिंग की प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से। आप पूरे कॉन्फिडेंस से जाएंगे किसी भी स्थान पे, किसी भी सिस्टम को रिपेयर करने, तो पूरे माइंड सेट के साथ पूरे फ्री होकर के जाएंगे और वहाँ से फ्री होके आएंगे। मतलब कभी भी वहाँ पे चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे चलिए सिस्टम को पहले समझिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि चोकिंग कैसे आप क्लियर करेंगे, मतलब ख़त्म करेंगे। तो अब सिस्टम चोक कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, किसी भी वजह से जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके अंदर जो पाइपें मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, वो पाइपें किसी भी वजह से अगर जाम हो जाए, मतलब ब्लॉक हो जाए, उसके जो होल हैं वो बंद हो जाए, तो उसी को कहते हैं चोक होना। मतलब अब अगर ये मान लीजिए ये पाइप बंद हो जाएगी तो गैस का जो बहाव है, गैस का जो प्रवाह है, वो गैस प्रवाहित होना रुक जाएगी और जब गैस नहीं चल पाएगी, पाइपों में नहीं घूम पाएगी, तो सिस्टम कूलिंग नहीं करेगा। तो कैसे होता है चोक होना, तो आपको समझ में आ गया ना। अगर कोई पाइप बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, मतलब कि वो जो उसका होल है वो होल बंद हो जाए, तो उस होल के बंद होने की वजह से गैस प्रवाहित नहीं हो पाती है पूरे मैकेनिकल सिस्टम में, जिससे कि वो सिस्टम हमारा कूलिंग करना बंद कर देता है। ये चोक होता है। अब चोक कैसे होता है उसको भी जानिए। चोक कैसे होता है उसको भी जानिए। सबसे बड़ा डाउट एक और है कि लोग कहते हैं कचरे की वजह से चोक हो जाता है सिस्टम। कचरा नहीं आता है, ये भी क्लियर है, कचरा नहीं आता है। अब बता दूं आपको, 100, 200, 300 फ्रिज को अगर आप रिपेयर करते, एसी की बात ही नहीं करता हूँ, फ्रिज को देखिए, एसी तो बहुत ईजी है। 100, 200 फ्रिज को अगर आप रिपेयर करते हैं तो उसमें से कोई 1 या 2 फ्रिज ऐसे मिलेगी जिसका कंडेंसर चोक हो गया होगा, जिसकी कैपिलरी चोक हो गई होगी, या फिर जिसका फिल्टर चोक हो गया होगा। बट ऐसा सिर्फ 2 या 3, 100, 200 बनाएंगे, उसमें 1 या 2 सिस्टम ऐसे मिलेंगे जिसमें ये गंदगी की वजह से चोकिंग हुई है। बट ज़्यादातर फ्रिज सिर्फ आयल के वैक्स की वजह से चोक होती है। आयल की वजह से नहीं, आयल से जो वैक्स अलग होते हैं उसकी वजह से। आप समझिए बात को, मेन पॉइंट समझिए क्यों चोक होता है। सब कहते हैं ना कि कंडेंसर जो होता है ये लोहे का होता है, लोहे के होने की वजह से इसमें गंदगी, कचरा, जंग आ जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, कंडेंसर लोहे का होता है, बट उस कंडेंसर के इंटरनली पॉइंट पे जहाँ गैस घूमती है अंदर, मतलब बाहर छोड़िए, अंदर उस पर लेयर लगी होती है गैल्वानाइज्ड आयरन का, मतलब गैल्वानाइज्ड आयरन की वो पॉलिश चढ़ी होती है और उस गैल्वानाइज्ड आयरन पे कभी जंग नहीं लगा करता है, कभी उस पर जंग नहीं लगा करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए
जो ऊपर है ना, अब ऊपर जो है, ऊपर तो लोहा होता है, उस पर जंग लग जाता है, पूरा जंग दिखता भी हमें, उसकी वजह से लीक भी हो जाता है, सही है। लेकिन जो उसके अंदर जहाँ पे गैस घूमती है ना, जो कंडेंसर का इंटरनली पॉइंट है जहाँ से गैस पाइप से घूमती है, मतलब अंदर वाले, तो उस अंदर वाले पॉइंट पे गैल्वानाइज्ड आयरन की पॉलिश लगी होती है, और जो जीआई आयरन होता है, जो गैल्वानाइज्ड आयरन होता है, उस पर जंग नहीं लगा करता है। इसलिए एक डाउट क्लियर हो गया कि इसमें जंग नहीं लगता है, मतलब अंदर वाले पॉइंट पे जंग नहीं आता है, बाहर वाले पे आता है। अब मानिए कि जंग नहीं आता तो फिर चोक कैसे होता है, कचरा कहाँ से आता है? तो कचरा भी थोड़ा सा समझ जाइए, फिर बताता हूँ चोक क्यों होता है, क्या होता है। तो पहले देखिए, कचरा इससे आता है ना, जब ये कंप्रेसर का आयल जो है चलते 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 गड़बड़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो वही आयल ना, वो आयल जो है ठोस होने लगता है, थोड़ा ठोस होने लगता है, ठोस होकर धीरे धीरे जाके यहाँ पे जमने लगता है, जम जाता है, तो फिर वही ठोस होकर के उसमें थोड़ा बहुत गंदगी पैदा कर देता है। गंदगी पैदा थोड़ा बहुत करने की वजह से जो गंदगी पैदा हो जाती है, तो फिर ये कंडेंसर, अब इसको पहचानेंगे कैसे कंडेंसर चोक है, ये चीज़ समझिए। पहली बात तो समझिए कि ये सिर्फ 100, 200, 300 आप फ्रिज रिपेयर करेंगे तो किसी 1 या 2 में ही ऐसा होगा, सब में नहीं होगा कचरे की वजह से। तो जब जो होगा, तो मान लीजिए जो इसमें कचरा आया, तो इसको आप पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये चोक हो गया कि नहीं चोक हुआ है। इसको पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका बताऊँ प्रैक्टिकली, जो कि हम लोग करते हैं, जानते हैं। एक, जब से हम लोग सिस्टम रिपेयर कर रहे हैं, 1 या 2 ऐसा हुआ है जो ये कंडेंसर चोक हो, बाकी 2-3 से ज़्यादा ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिला है जिसका कंडेंसर चोक हो। तो उसको पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, जब आप इसको चेक करेंगे जाके वहाँ पे ना, तो ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर आधे के ऊपर, मतलब पूरा ये फुल कंडेंसर है, और उसके बाद जो आधे के ऊपर की जो पाइपें हैं ना, वो पाइपें पूरा फुल गर्म रहेंगी, जितना गर्म होना चाहिए उतनी गर्म रहेंगी। और जो वो पाइपें, आधे पाइपों के नीचे जो रहेगा कंडेंसर ना, वो हल्का गर्म रहेगा या ठंडा हो जाएगा, मतलब वो ठंडा हो जाएगा, नीचे हल्का गर्म नहीं, ठंडा हो जाएगा, नीचे ठंडा रहेगा, ऊपर पूरा फुल गर्म रहेगा। ऊपर फुल गर्म है, नीचे ठंडा है, इसके वजह से आप पहचान लेंगे। इस चीज़ की वजह से, इस चीज़ को टच करके, मतलब इसको हाथ रख के चेक करके, जब ऐसा सिचुएशन हो कि मतलब आधे के ऊपर पूरा फुल गर्म, जितना गर्म होना चाहिए, और आधे के नीचे जो है ठंडा हो गया है, नॉर्मल गर्म भी नहीं है, ठंडा हो गया है, तो इसका मतलब है कि कंडेंसर हमारा चोक है। और कंडेंसर को फ्लक्स मार के अगर सही भी कर लेते हैं ना दोस्तों, अगर कंडेंसर को फ्लक्स मार के सही भी कर लेते हैं, तो 6-7 महीने बाद फिर चोक हो जाएगी। क्योंकि हमने इसका जो प्रैक्टिकली हमने खुद किया है कि अगर उसको हमने फ्लैक्सिंग, कचरा आ गया, उसको साफ कर भी नहीं अगर ना, तो फिर दोबारा उस पर कचरा आ जाएगा, क्योंकि अब वो गड़बड़ हो रही है, पाइपें कचरे की वजह से ख़राब हो रही हैं। तो अब वहाँ पे आपको फिर से वो कचरा, जंग नहीं आएगा, कचरा आयल की वजह से कचरा जो आया वो आया है, आयल और गैस मिक्सचर की वजह से। तो फिर दोबारा से अगर उस पर साफ़ करके CTC वगैरह से डाल करके आप प्रेशर मार के साफ भी कर लेते हैं ना, तो हो सकता है कि उस टाइम ना रहे, लेकिन 5-6 महीने के बाद फिर से वो चोकिंग का जरिया बन जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जब अगर कंडेंसर चोक हो जाए, ऐसा सिचुएशन आए कि ऊपर ज़्यादा गर्म है और नीचे गर्मी नहीं है, तो इसका मतलब है कि कंडेंसर चोक हो गया है। कंडेंसर बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, तो आप कंडेंसर को चेंज करें और कंडेंसर के चेंज करके नया कंडेंसर लगाएं यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे आप गैस चार्ज करें, परफेक्ट आपका सिस्टम काम करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ हमने क्लियर किया कि ये जो आपका कंडेंसर है, इसमें जंग नहीं लगता है, ये 100% क्लियर है। तो चलिए, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब चोक कैसे होती है, अब आगे समझिए, अब चोक कैसे होगा। और बाकी सब तो पाइपें कापर की हैं, एल्युमिनियम की हैं, तो उसमें जंग लगने कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसमें जो था वो तो क्लियर हो गया, जंग नहीं लगता है, ये क्लियर है। मतलब कि अगर चोक भी नहीं होता है, चोक मान लीजिए 100, 200, 300 फ्रीजर बनाएंगे, उसमें कोई 1 या 2 पाइप ऐसी रहेगी, फ्रीजर ऐसा रहेगा जो कि कचरे की वजह से चोक हुआ हो। तो ये तो क्लियर हो गया कि कंडेंसर आपका जो है ये चोक जल्दी नहीं होता है, और होता भी है तो उसको चेंज करना पड़ता है, उसको फ्लैक्सिंग से आप साफ़ नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ देखिए, अब यहाँ पे दूसरी देखिए, ये अब अगली पॉइंट है कि मतलब चोक तब होता कैसे है। अब चोक कैसे होता है, मतलब कि जो फ्रीजें हैं, जब भी हम जाते हैं तो चोक मिलता है, ज़्यादातर चोकिंग रहती है या लीकिंग रहती है। तो चोक जो रहता है, आप कैसे, मतलब मान लीजिए कंडेंसर जो है पूरा ठंडा है, चोकिंग की प्रॉब्लम इसमें मान लीजिए है, अगर गैस निकल भी रही है पाइप काटने के बाद, तो ये चोकिंग की प्रॉब्लम है। तो आखिर चोकिंग आई कैसे, इसको समझिए एकदम बारीकी से समझिए। एकदम मैं आपको बारीकी पॉइंट बता रहा जो कोई नहीं बताता, एक बेहतरीन चीज़ है। अगर इसको आपने समझ लिया
तो हकीकत बता रहा हूँ कि आप सिस्टम को अच्छी तरीके से रिपेयर कर लेंगे, एक भी बार चोक नहीं होगा। आप कहीं पे भी जाएंगे सिस्टम अच्छी तरीके से रिपेयर करेंगे, एक बार गैस चार्ज करेंगे वैक्यूम करके गैस अच्छा हो जाएगा और टाइम की भी बचत रहेगी। देखिए यहाँ पे चोक कैसे होता है इसको समझिए। तो ये देखिए जब ये कंप्रेसर का आयल चलते 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 ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो हीटअप होने की वजह से कुछ उसके अंदर से वैक्स अलग हो जाते हैं, आयल से कुछ वैक्स अलग होते हैं। वही वैक्स जो है निकल करके कंडेंसर के ज़रिए से फिर उसके बाद ये इतना पतले होते हैं, वैक्स इतने पतले होते हैं कि इसकी जाली को भी क्रॉस कर देते हैं, फिल्टर के जाली को भी क्रॉस करके कहाँ पे जाएंगे। अब ये जो वैक्स निकला ना, वैक्स को कह लीजिए दूसरा नाम तो ये हो गया मॉइस्चर, मतलब नमी। वैक्स मतलब मॉइस्चर, नमी समझ लीजिए एक हो गया। वैक्स क्या काम करेगा? मॉइस्चर का काम करेगा, नमी का काम करेगा। तो अब ये जो वैक्स यहाँ कैपिलरी से होते हुए यहाँ पे तो अभी जाम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो इस फ्रीजर का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है, जिससे कि यहाँ पे जब ये वैक्स पहुँचेगा तो वैक्स का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम वैक्स का क्या है? तो वैक्स का दूसरा नाम क्या है? मॉइस्चर, नमी, मतलब नमी। वैक्स का दूसरा नाम क्या है? नमी। तो ये जब नमी यहाँ पे पहुँचती है, वैक्स यहाँ पे पहुँचता है, तो ये इसी पाइप में कैपिलरी में जाके यहीं पे जाके ये बर्फ़ बन जाता है। और जब ये बर्फ़ बन जाता है कैपिलरी के एंड पे जाके, तो फिर इस पाइप, ये जो पाइप है ना, ये पाइप जाम हो जाती है, गैस आगे पीछे नहीं जा पाती है, मतलब घूम नहीं पाती है, जिससे कूलिंग रुक जाती है, सिस्टम चोक हो जाता है। और ये जो वैक्स है ना, यही वैक्स सिस्टम को जाम करता है, पाइप को। ये वैक्स सिस्टम की पाइप को जाम कर देता है। ये वैक्स अगर जाम कर दिया तो फिर सिस्टम क्या हो गया? चोक हो गया, मतलब गैस अब नहीं घूम पा रही है, और गैस ना घूमने की वजह से अब कूलिंग रुक गई है। तो इस वैक्स को निकालने के लिए फ्लेक्सिंग मारना ज़रूरी नहीं है। इस वैक्स को निकालने के लिए फ्लेक्सिंग मारना ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को समझिए, ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है? क्योंकि इस वैक्स को, ये एक भाप का शकल है, ये एक मॉइस्चर का शकल है, और मॉइस्चर को निकालने के लिए मॉइस्चर को निकालने के लिए वैक्यूम पंप ही काफ़ी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सिर्फ आपको वैक्यूम पंप, कंप्रेसर की बात नहीं कर रहे हैं, कंप्रेसर से आपको वैक्यूम करना ही नहीं करना है। कंप्रेसर से नहीं, कंप्रेसर की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कंप्रेसर से आप वैक्यूम करना ही नहीं है आपको। क्योंकि कंप्रेसर से अगर आप वैक्यूम करते हैं तो कभी भी आप चोकिंग की प्रॉब्लम से नहीं बच सकते हैं। कंप्रेसर से बस लक बाई चांस होता है, कभी कभार चोक नहीं होती है, बट ज़्यादातर फ्रीज जो है कंप्रेसर से करेंगे तो भाई चोक होनी ही होनी है। इसलिए कंप्रेसर की बात नहीं हम कर रहे हैं, वैक्यूम पंप, जो हमारा वैक्यूम पंप, प्रोफेशनल वैक्यूम पंप होता है, उससे करना है आपको, कंप्रेसर से नहीं करना है। और मान लीजिए अगर कंप्रेसर से वैक्यूम करके गैस चार्ज भी कर दिए ना, तो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस जितना वैक्यूम पंप से वैक्यूम करके गैस चार्ज करेंगे। तो आपको हमेशा वैक्यूम पंप का यूज करना है, ना कि कंप्रेसर का, क्योंकि कंपनी भी यही सजेशन देती है कि आप वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करें, कंप्रेसर का यूज ना करें। क्योंकि कंप्रेसर पूरे अंदर के, इसके अंदर के जो भी वैक्स होते हैं उसको अलग नहीं कर पाता है, नहीं निकाल पाता है, इसके अंदर जो मॉइस्चर होते हैं उसको बाहर नहीं निकाल पाता है। लेकिन जो हमारा वैक्यूम पंप होता है वो इसके अंदर के सारे मॉइस्चर को भाप बना करके अपने जरिए से खींच के अपने आयन में ले लेता है, या फिर उसको वातावरण में छोड़ देता है। वैक्यूम पंप का यूज आपको करना है। अब और एक चीज़, मैंने कहा कि फ्लेक्सिंग आपको नहीं मारना है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, नहीं मारना है तो किससे नहीं मारना है और किससे मारना है? फ्लेक्सिंग करना बहुत बेहतर है, सही है, अच्छा है, बेहतरीन है, बट किस चीज़ से फ्लेक्सिंग मारना? नाइट्रोजन से। अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो आप फ्लेक्सिंग मारिए। मैं ये कहता हूँ कि आप फ्लेक्सिंग मारिए। अगर मेरे पास भी नाइट्रोजन रहता तो मैं खुद मारता फ्लेक्सिंग, क्योंकि फ्लेक्सिंग मारने के लिए कंपनी भी कहती है कि आप उसको पाइप को साफ़ करें पहले, फिर उसके बाद उसमें गैस चार्ज करें। बट हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है। नाइट्रोजन ना रहने की वजह से हम इसके पाइपों को किससे फ्लेक्स करते हैं? एयर से फ्लेक्स करेंगे तो जितना इसके अंदर के कचरे को निकालेंगे, जितना इसके अंदर के आयल को निकालेंगे, तो उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा उस
एयर से फ्लेक्सिंग करने की वजह से उसमें आप मॉइस्चर भर देंगे, उसमें आप नमी भर देंगे पाइपों में, और फिर दोबारा क्या करेंगे, वही कंप्रेसर लेके जाएंगे, कंप्रेसर से वैक्यूम करेंगे, फिर उसमें गैस चार्ज करेंगे। तो क्या कंप्रेसर पूरे उसके अंदर के जो भी उसके अंदर नमी है क्या निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। लक बाई चांस होता है कि निकल जाए पूरा अंदर के जो वैक्स और जो उसके अंदर नमी है वो निकल जाए, बट ऐसा जल्दी होता नहीं है। आप डाउट में रहते हैं कि यार पता नहीं चोक हो जाएगा, कि पता नहीं चोक हो जाएगा कि सही चलने लगेगा। तो ये डाउट में आप हमेशा रहेंगे उस वक्त तक जब तक आप फ्लेक्सिंग मारेंगे एयर से, और जब तक आप जो आपका कंप्रेसर है उससे वैक्यूम करेंगे, तब तक ये आपका डाउट कभी ज़िंदगी में ख़त्म हो ही नहीं सकता है। इसको अगर ख़त्म करना है तो आपको 2 चेंजिंग लेके आनी होगी। एक तो आपको एयर से कभी भी, हवा से कभी भी इसके पाइपों को साफ़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कभी भी कंप्रेसर से वैक्यूम नहीं करना है। जब भी वैक्यूम करना है तो वैक्यूम पंप से ही करना है, जो कि प्रोफेशनल वैक्यूम पंप होते हैं, उस वैक्यूम पंप से ही आपको वैक्यूम करना है। तब आप चोकिंग से बच सकते हैं अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए आपको कैसे गैस चार्ज करना है। तब गैस कैसे चार्ज करना है, टाइम की बचत की बात हमने पहले कही थी। टाइम की बचत होगी, बेहतरीन काम होगा और कम टाइम में होगा। तो कैसे होगा, आप यहाँ पे गैस सिस्टम के पास आपने चेक किया, मतलब ना ही कंडेंसर गर्म हो रहा है ना ही एवापोरेटर ठंडा हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, फिल्टर पकड़े, उसके बाद कैपिलरी चेक किए, कैपिलरी हल्की हल्की ठंडी है। कैपिलरी क्या है, हल्की हल्की ठंडी है। बाकी ये हमारा जो फ्रीजर बहुत कम ठंडा है या फिर नहीं ठंडा है, और ये जो कंडेंसर है ये पूरा ठंडा है, गर्म नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि आपको ये जो आपका है चार्जिंग लाइन जो इसकी है कंप्रेसर की, उसको काट देना है। चार्जिंग पाइप को काटिए। अगर इसके अंदर से भरपूर गैस निकलती, थोड़ी बहुत गैस निकलती है ना, तब भी लीक है, तब क्या है, चोक नहीं है। अगर थोड़ी बहुत गैस निकलती है तो लीक है। अगर जितनी गैस उसमें होनी चाहिए उतनी गैस पूरी निकलती है, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम हमारा चोक था, क्योंकि गैस थी और गैस नहीं घूम पा रही थी, इसके लिए ये चोक है। तो चोक है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको यहाँ से ये फ़िल्टर जो आपका रहेगा पुराना वाला, इसको बाहर निकालना है, उसके जगह पर नया वाला फ़िल्टर जोड़ना है। जोड़ने से पहले एक और आपको टिप्स बता देता हूँ कंप्रेसर के प्रेशर को चेक करने का। अब ये पाइप आपने काटा जो पंच की थी कंपनी ने, गैस निकली, आपको पता चला गैस निकली, इसमें चोक है, मतलब लीक नहीं है। तो आप जब ये फ़िल्टर हटाएंगे ना, तो फिर उसके बाद इस कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि आप ये भी चेक कर लीजिए कंप्रेसर का प्रेशर सही है कि नहीं। क्या है कि अगर कंप्रेसर का प्रेशर सही नहीं रहेगा तो कूलिंग परफेक्ट नहीं करेगा। तो उसी टाइम आप कस्टमर को बोल देंगे कि भाई साहब आपका ये कंप्रेसर भी डैमेज है, आप गैस चार्ज करवाएंगे तो हल्की कूलिंग करेगा। तो आप पंपिंग डाउन है तो ये गैस हल्की कूलिंग करेगा। तो आप इसको जब चालू करेंगे, इस कंप्रेसर को इसको हटा करके ऑन करिए। चलिए हमारे इसको हटा देते हैं हम, इसको हटा दिए, हटा करके इसको ये भी यहाँ से अलग कर दें, मतलब फ़िल्टर को हटा दिए। तो इसको ऑन करेंगे तो ये यहाँ से गैस को खींचेगा, यहाँ से नहीं खींच पाए क्योंकि यहाँ से मोटी पाइप से जब इसके पास है जगह तो यहाँ से क्यों खींचेगा। तो यहाँ से जब खींचेगा तो यहाँ से खींच करके जब ये आगे यहाँ फेंकेगा ना, तो यहाँ पे आपको लगाना है अपना अंगूठा। यहाँ पे अंगूठा अपना जब लगाएंगे यहाँ पे, तो फिर इसको दाबना पूरे जोर से, पूरे जान से। अगर ये कंप्रेसर का प्रेशर आपके अंगूठे को हटा देता है, धक्का मार देता है, तो इसका मतलब है इस कंप्रेसर का प्रेशर 100% सही है। और अगर ये नहीं हटा पाता आपके अंगूठे को, तो इस कंप्रेसर का प्रेशर ख़राब है। बिना कंप्रेसर के प्रेशर को चेंज किए अगर आप इसमें गैस चार्ज करेंगे तो कूलिंग बहुत ही कम आएगी। तो इसलिए अब यहाँ पे अगर ये हटा देता है तो इसका मतलब कंप्रेसर का प्रेशर सही है। तो अब यहाँ पे आप नया फ़िल्टर जोड़िए। फ्लेक्सिंग नहीं मारना है, फ्लेक्सिंग मारने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लगा के फ्लेक्सिंग मारी साफ करिए, कुछ इसमें है ही नहीं, वो तो वैक्स की वजह से जाम हुआ है ना। तो जब आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हाँ कंप्रेसर का प्रेशर सही है, तो आप यहाँ पे आप नया फ़िल्टर जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, नया फ़िल्टर जोड़ देंगे यहाँ पे। चलिए हमने यहाँ पे नया फ़िल्टर जोड़ दिया। अब एक लाइन जो रहेगी उसको कर देंगे पंच, जो एक एक्स्ट्रा लाइन रहती है उसको पिला से दबा के उसको मतलब वेल्डिंग मार देंगे। एक यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे और ये वाली पाइप आके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी। बस इतना करना है।
फ्रिज में अगर आपको पता चल गया कि इसमें चोक है तो आपको फ्लेक्सिंग नहीं मारना है एयर से। हाँ, अगर आपके पास नाइट्रोजन अवेलेबल है तो ये जल्दी हो नहीं पाता है। अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो आप नाइट्रोजन से इसका फ्लैक्स मारें, पाइपों को साफ करें। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो एयर से एकदम आपको फ्लैक्सिंग मारनी ही नहीं है, क्योंकि जितना मारेंगे उससे कचरा निकालेंगे, कचरा तो है नहीं, फिलहाल कचरा जितना निकालेंगे उससे ज़्यादा आप उसमें भर देंगे नमी को, और वही नमी बाद में फिर जाके यहीं पे जाके चोक कर देगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये फ़िल्टर सिर्फ यहाँ पर जाना, पता चल गया कि हाँ भाई अब ये हमारा सिस्टम चोक है, तो आपको फ़िल्टर हटाना है, कंप्रेसर लगा के अंगूठा चेक कर, गेज भी नहीं लगाने की ज़रूरत है आपको, यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो आपको अब तुरंत यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाएंगे नया, और नया लगाने के बाद वेल्डिंग कर देंगे उसको अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पे आप चाहते हैं तो चार्जिंग पिन लगा दीजिए, या फिर आप पिंचिंग करना चाहते हैं तो पिंचिंग वाला सिस्टम लगा दीजिए। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे चार्जिंग पिन लगा देते हैं, NRV, तो ये यहाँ पे हमने एक NRV लगा दिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, वैक्यूम करना है। किससे वैक्यूम करना है, वैक्यूम पंप जो आपका रहेगा उससे वैक्यूम करना है, कंप्रेसर से नहीं, वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना है। देखिए ये आपका वैक्यूम पंप हो गया, ठीक। मान लीजिए आपके पास एक वैक्यूम पंप है, क्या है, वैक्यूम पंप, कंप्रेसर नहीं, ये वैक्यूम पंप है। और फिर उसके बाद यहाँ पे गेज लगा करके, और उसके बाद फिर जिस तरीके से कंप्रेसर से वैक्यूम करते थे ना, सेम उसी तरीके से कंप्रेसर की जगह पे सिर्फ वैक्यूम पंप लगा दीजिए और उसे वैक्यूम कर दीजिए पूरा। वैक्यूम कितने मिनट में हो जाएगा ये बता देता हूँ आपको। जब देखिए सुई जब -30 पे आ जाए तो ठीक है, लेकिन पहले भी आ जाती है लेकिन वैक्यूम नहीं हुआ रहता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस कंप्रेसर, इसकी जो वैक्यूम पंप है इसको 10 से 15 मिनट चलाइए। 10-15 मिनट चलेगा ना तो इसकी आवाज़ जो रहेगी वो आवाज़, इसके गेज को बंद करिए एक बार, फिर खोलिए। अगर इसके आवाज़ में चेंजिंग आती है तभी वैक्यूम नहीं हुआ है, और अगर आवाज़ में चेंजिंग आना बंद हो चुका है, इसके गेज को बंद करने के बाद भी, मतलब जो गेज लगाए हैं वैक्यूम कर रहे हैं कंपाउंड गेज से, तो गेज को बंद कर रहे हैं तब भी उतना ही आवाज़ कर रहा है, और जब खोल रहे हैं तब भी उतना ही आवाज़ कर रहा है वैक्यूम पंप, तो इसका मतलब वैक्यूम हो गया। ये 10 मिनट में भी हो जाता है, 5 मिनट में भी हो जाता है, और ये 15 मिनट 20 मिनट में भी होता है। तो सिस्टम के ऊपर रहता है, जितनी बड़ी फ्रिज रहती है उसके हिसाब से होता है। तो मान लीजिए वैक्यूम हो गया अच्छी तरीके से, बस वैक्यूम हो गया। तो वैक्यूम होगा तो क्या करेगा, ये इसके अंदर जितने भी वैक्स है ना, जितने भी नमी है ना, उसको ये उबालेगा। उसको क्या करेगा, उबालेगा, उसको उबालेगा, उसको उबाल करके, मतलब वो हीटअप होगा, वो हीटअप होगा, और हीटअप होकर के वो उबल करके ये भाप बन करके सारे वैक्स और नमी इसके जरिए से वैक्यूम पंप में चले जाएंगे, उसके आयल में, या फिर कुछ ऊपर निकल जाएंगे आपके वातावरण में। तो सारी पाइपों के अंदर जो भी वैक्स और नमी है ना, वो सब ये खींच करके अपने आयल में ले लेगा, जिससे कि ये पाइपें पूरी क्लीन हो जाएंगी। अब वही कचरा साफ हो गया आपका, जो वैक्स जाम कर रहा था। तो जब अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी, तो वैक्यूम जब पूरा हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, फिर वहीं पे इसको हटा करके गैस लगाना है। गैस लगा के उसमें आपको गैस चार्ज करना है। जब उसमें गैस आप चार्ज करेंगे, तो फिर जब गैस चार्ज करेंगे ना, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस, जब पहली बार आप इस तरीके से करके गैस चार्ज, बहुत खुशी महसूस होगी आपकी। क्योंकि हम लोग भी जब स्टार्टिंग में कर रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी, एकदम फंस जाया करते थे, और 3-3 4-4 घंटा उसी में फंसे रहते थे, फ्लैक्सिंग मारते रहते थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब इसका यूज़ किया ना, बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मतलब बेहतरीन है, कम टाइम भी लग रहा है, कूलिंग भी अच्छा कर रहा है, बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहा है, एक ही बार में ये सिस्टम सही भी हो जा रहा है। तो जब इसमें गैस चार्ज करेंगे तो बेहतरीन कूलिंग करने लगेगी। तो इसमें आपको 10 PSI प्रेशर रख दीजिए, 8 PSI उसके हिसाब से रख दीजिए। मतलब कि सक्शन लाइन पे अगर आइस आती है 10 पे रखने के बाद, तो उसको 8 कर दीजिए, ताकि सक्शन लाइन पे आइस ना आने पाए। मतलब कि यहाँ सक्शन लाइन जो है इस पे आइस ना आए, मतलब नमी रहनी चाहिए। मतलब कि 8 से 10 PSI के बीच में आप इसके प्रेशर को रख दीजिए गैस के, और उसके बाद फिर देख लीजिए कूलिंग हो रही है, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, फर्स्ट क्लास कैपिली गर्म है ना, फिल्टर गर्म है ना, बस इसके बाद कंप्लीट काम हो गया। अब यहाँ पे आपका सिस्टम पूरी तरीके से बेहतरीन काम करेगा। तो दोस्तों आप इसी तरीके से काम करिए। मैं कहता हूँ कि आप जुगाड़ से काम मत करिए, एक वैक्यूम पंप खरीद लीजिए ना। क्या करना है, वैक्यूम पंप कितने का आएगा, 4000 3500 इसी के आसपास में आएगा, तो आप ले लीजिए। इतना खर्चा तो कर ही सकते हैं ना, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इतना तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए आप वैक्यूम पंप को खरीदिए, और वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करिए, जिससे कि आपके टाइम भी, कितना टाइम लगेगा, बस ये हटाएंगे, यहाँ पे दूसरा लगाएंगे, वैक्यूम करेंगे, गैस चार्ज करेंगे, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, आपका सिस्टम परफेक्ट काम करने लगेगा। तो अगर मान लीजिए 3500-4000 लगाने में इतना बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, उसको नहीं ले सकते हैं। जब इतना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो आप जब 2 बार दौड़ के जाएंगे या फिर टाइम वेस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा आपका लग ही जाएगा 2-3 फ्रिजों में। इससे अच्छा कि आप वैक्यूम पंप खरीदिए, वैक्यूम पंप से वैक्यूम बेहतरीन तरीके से करिए, और इसमें गैस चार्ज करिए, बेहतरीन पैसा कमाइए, और जो ये आपका टाइम है, टाइम भी बचत करिए इसमें आप, और उससे जितना एक फ्रिज को बनाने में टाइम लगाएंगे, उतने में आप 2-3 फ्रिजों को बना लेंगे।
तो अच्छा है कि नहीं। और आप इसका यूज़ करिए, उसके बाद अगर नहीं होता फिर हमसे मिलिए, फिर हम बताते हैं आपको, उसके बाद हो ही जाएगा 100%। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।